नमस्कार। आज के इस बेहद खास और निष्पक्ष विश्लेषण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक बेहद ही दिलचस्प सफर पर निकलने वाले हैं। हम बात कर रहे हैं आधुनिक भारतीय राजनीति के एक प्रमुख चेहरे की। एक ऐसी यात्रा जो बायोकेमिस्ट्री के एक साधारण छात्र से शुरू होकर भारत के गृह मंत्री के पद तक पहुंचती है। इस पूरी चर्चा में हम बिना किसी राजनीतिक झुकाव के सिर्फ तथ्यों के आधार पर अमित शाह के जीवन के हर पहलू को बारीकी से समझेंगे। यकीन मानिए, ये सफर बहुत ही रोचक होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले आइए फटाफट देख लेते हैं कि आज का हमारा रोड मैप क्या होगा। पहला, प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। दूसरा, राजनीति में शुरुआती कदम। तीसरा, गुजरात का सफर। चौथा, संघर्ष और शानदार वापसी। पांचवां, राष्ट्रीय पटल पर उनकी भूमिका। और अंत में छठा, उनके व्यक्तित्व और जीवन से मिलने वाली सीख। तो शुरुआत करते हैं हमारे पहले भाग से, प्रारंभिक जीवन और शिक्षा, मुंबई से बायोकेमिस्ट्री। देखिए, 22 अक्टूबर 1964 को मुंबई में एक बच्चे का जन्म होता है। पूरा नाम अमित अनिल चंद्र शाह। कुछ समय बाद उनका परिवार मुंबई से गुजरात के अहमदाबाद आकर बस गया, जहां उनके पिता प्लास्टिक पाइप का व्यवसाय करते थे। अब अगर हम उनके बचपन की बात करें तो अमित शाह पढ़ाई में बहुत अच्छे और स्वभाव से बेहद शांत छात्र थे। उन्होंने गुजरात यूनिवर्सिटी से बायोकेमिस्ट्री में ग्रेजुएशन किया। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि कॉलेज के दिनों में भी उनकी दुनिया सिर्फ किताबों या लैब तक सीमित नहीं थी। उनमें बचपन से ही राजनीति और देश सेवा को लेकर एक अलग ही जुनून था, और इसी वजह से उन्होंने बहुत कम उम्र में ही सामाजिक और राजनीतिक गतिविधियों में हिस्सा लेना शुरू कर दिया था। अब आते हैं दूसरे भाग पर, राजनीति में शुरुआती कदम, जमीनी स्तर से शुरुआत। हम सभी जानते हैं कि किसी भी मजबूत इमारत की नींव बहुत गहरी होती है। अमित शाह के राजनीतिक यात्रा की शुरुआत राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस से जुड़कर हुई। इसके बाद युवाओं के बीच काम करते हुए वे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यानी एबीवीपी से जुड़े। असल में देखा जाए तो यहीं से उनकी राजनीति की व्यावहारिक शुरुआत हुई थी, और इस जमीनी अनुभव को हासिल करने के कुछ समय बाद ही वे औपचारिक रूप से भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी में शामिल हो गए। चलिए आगे बढ़ते हैं तीसरे भाग की ओर, गुजरात का सफर, रणनीति और राज्य की राजनीति। राजनीति के इन्हीं शुरुआती दिनों में एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना घटी। उनकी मुलाकात नरेंद्र मोदी से हुई और दोनों ने गुजरात में एक साथ काम करना शुरू किया। अब अमित शाह को सिर्फ एक राजनेता के तौर पर ही नहीं, बल्कि चुनावी रणनीति बनाने में महारत हासिल करने वाले व्यक्ति के रूप में पहचाना जाने लगा। उनकी रणनीति हवाई बिल्कुल नहीं होती थी। वे एकदम माइक्रो लेवल पर यानी बूथ स्तर तक जाकर काम करते थे। हर एक चुनाव की इतनी गहरी तैयारी करते थे कि शायद ही कोई पहलू उनसे छूटता हो। इस टाइमलाइन को देखिए, ये उनका तेजी से बढ़ता करियर ग्राफ है। 1964 में जन्म से लेकर हम सीधे 1995 पर आते हैं। 1995 में गुजरात में बीजेपी की सरकार बनने के बाद उनकी पहचान बहुत तेजी से बढ़ी। फिर आया साल 2002, जब वो गुजरात सरकार में मंत्री बने। और मंत्री भी ऐसे वैसे नहीं, उन्हें गृह, कानून, जेल और परिवहन जैसे बेहद महत्वपूर्ण और भारी भरकम विभाग सौंपे गए। इसके बाद 2014 और 2019 के बड़े राष्ट्रीय पड़ाव आए, जिन पर हम आगे बात करेंगे। अब बात करते हैं भाग 4 की, संघर्ष और शानदार वापसी, कठिन समय का सामना। खैर, किसी भी लंबी यात्रा में हमेशा सीधी और साफ सड़क नहीं मिलती। अमित शाह के राजनीतिक करियर में भी कई विवादों और गंभीर आरोपों का दौर आया। चीज़ों की जांच हुई, कुछ मामलों में लंबी कानूनी प्रक्रिया चली, और एक ऐसा समय भी आया जब उन्हें कुछ समय के लिए गुजरात से बाहर रहना पड़ा। ये यकीनन एक बहुत ही मुश्किल और चुनौतीपूर्ण दौर था। लेकिन तथ्य यह है कि इतनी बड़ी उथल-पुथल के बावजूद उन्होंने कभी राजनीति से किनारा नहीं किया। वे लगातार संगठन और पार्टी के लिए पर्दे के पीछे से काम करते रहे। और ठीक यहीं पर एक बहुत ही बड़ा सवाल खड़ा होता है। जरा सोचिए, एक साधारण बूथ कार्यकर्ता जिसने इतने बड़े विवादों और निर्वासन का सामना किया हो, वो वापसी करके सीधे राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद तक कैसे पहुंच गया? इस कमबैक का पैमाना वास्तव में हैरान करने वाला है। तो आखिर ये सफर राष्ट्रीय स्तर पर कैसे आगे बढ़ा? यहीं से शुरू होता है भाग 5, देश के गृह मंत्री तक, राष्ट्रीय पटल। 2014 का साल भारतीय राजनीति में एक गेम चेंजर साबित हुआ। लोकसभा चुनाव में ऐतिहासिक जीत के बाद अमित शाह को भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया गया। उनके नेतृत्व में बीजेपी ने एक के बाद एक कई राज्यों में शानदार जीत दर्ज की। पार्टी के जबरदस्त विस्तार के कारण राजनीतिक विश्लेषकों ने उन्हें भारत का सबसे मजबूत चुनावी रणनीतिकार कहना शुरू कर दिया। और फिर आया साल 2019। ये साल उनके व्यक्तिगत राजनीतिक करियर के लिए और भारत की राजनीति के लिए एक निर्णायक वर्ष साबित हुआ।
2019 में अमित शाह आधिकारिक तौर पर भारत के गृह मंत्री बन गए। गृह मंत्री बनते ही उन्होंने कई ऐसे फैसले लिए जिनका असर पूरे देश पर पड़ा। अगर हम एकदम निष्पक्ष होकर तथ्यों पर गौर करें तो इनमें सबसे प्रमुख हैं जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाना, नागरिकता संशोधन कानून यानी CAA को लागू करना और देश की आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था को पहले से ज्यादा मजबूत करने के लिए कड़े कदम उठाना। राजनीति को समझने वाले लोग मानते हैं कि ये सभी फैसले भारतीय इतिहास के सबसे बड़े और प्रभावशाली फैसलों में गिने जाते हैं। आखिर में भाग 6 व्यक्तित्व और जीवन से सीख, एक नेता के गुण। अब यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात सामने आती है वो है उनके काम करने का तरीका। अमित शाह को मुख्य रूप से एक मजबूत रणनीतिकार, अनुशासित नेता और बहुत ही मेहनती संगठनकर्ता माना जाता है। उनके नेतृत्व शैली का सबसे अनूठा विरोधाभास यह है कि वो बोलते बहुत कम है। वे अपनी योजनाओं का सार्वजनिक रूप से बहुत ज्यादा शोर नहीं मचाते, लेकिन जब बात फैसले लेने की आती है तो उनके कदम बहुत ही मजबूत और निर्णायक होते हैं। सारा फोकस सिर्फ काम करने और रिजल्ट लाने पर होता है। इस पूरी यात्रा को करीब से देखने के बाद कुछ बहुत ही स्पष्ट और गहरी सीख मिलती है। पहला, सफलता रातों रात नहीं मिलती, इसके लिए लगातार मेहनत और धैर्य की जरूरत होती है। दूसरा, चाहे समय कितना भी मुश्किल क्यों ना हो, कभी हार नहीं माननी चाहिए। तीसरा, शुरुआत चाहे कितनी भी छोटी हो, वो एक बहुत बड़े मुकाम तक ले जा सकती है। और चौथा, अनुशासन और एक ठोस योजना ही किसी भी इंसान को ऊंचाइयों तक ले जाते हैं। और इसी विचार के साथ हम आज के इस विश्लेषण के बिल्कुल अंत पर आ गए हैं। छोटी शुरुआत भी बड़े मुकाम तक पहुंचा सकती है। एक प्लास्टिक पाइप व्यवसायी के परिवार से लेकर देश के गृह मंत्री तक का ये सफर सोचने पर मजबूर करता है कि जमीनी स्तर का अनुशासन और रणनीतिक सोच किस तरह इतिहास की दिशा तय कर सकती है। इस चर्चा में शामिल होने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जाते जाते आपके लिए एक सवाल, क्या जमीनी स्तर का ये कठोर अनुशासन आज की तेजी से बदलती डिजिटल राजनीति में आगे भी उतना ही कारगर रहेगा? सोचिएगा जरूर।